नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सितंबर महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम के 80 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप 82, 87, 50, 56, 83 ये आपके व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। और अगर 1 मंथ का आपको पीडीएफ लेना है तो 21 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आपको 15 महीने का पीडीएफ चाहिए तो 49 रुपये पेमेंट करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही डिटेल से पीडीएफ रहेगा, क्योंकि जो आज का एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी के हिसाब से पीडीएफ को बनाया गया है। तो इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो अगला वीडियो आएगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक दोनों शामिल रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला टॉपिक है नौसेना में नए युद्धपोत INS महेंद्रगिरी और INS मालवन शामिल हुआ है। तो 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नीलगिरी श्रेणी के किस अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया है, जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में शामिल INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का कौन सा युद्धपोत है? तो 6वां युद्धपोत है। और आपको ध्यान रखना है कि INS महेंद्रगिरी नीलगिरी श्रेणी का युद्धपोत है। इस श्रृंखला का 7वां एवं अंतिम युद्धपोत कौन है? तो विंध्यगिरी है। विंध्यगिरी है, जिसे 2026 के तीसरी तिमाही में शामिल होने की संभावना है कि ये भी नौसेना में शामिल हो जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का निर्माण किस शिप बिल्डिंग कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो मुंबई में स्थित है। INS महेंद्रगिरी का डिजाइन नौसेना के किस ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसमें कितने प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है? तो नौसेना के वार्षिक डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। किसके द्वारा? नौसेना के वार्षिक डिजाइन ब्यूरो द्वारा। और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण है। INS महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी के कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण किन 2 शिपयार्ड्स द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई तथा गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा किया जा रहा है। 22 जुलाई 2026 को कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के किस दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है INS मालवन को। मोस्ट BBI है। INS मालवन को शामिल किया गया है। ये किस श्रेणी का है? तो माहे श्रेणी का है। और आपको याद रखना है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नेक्स्ट है कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया और इसमें कितने प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है? तो इसका निर्माण जो है INS मालवन का निर्माण कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। माहे श्रेणी का यह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत किस प्रकार के जल क्षेत्रों में अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? तो जो आपके INS मालवन है इसका डिजाइन उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए किया गया है। INS मालवन का नामकरण 19 वर्ष तक भारतीय नौसेना में सेवा देने वाले किस पुराने पोत के नाम पर किया गया है, जिसे 2023 में सेवा मुक्त किया गया था? तो यह किया गया है माइंस बीपर INS मालवन के नाम पर किया गया है।
नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा लोअर ऑर्बिट में रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया गया है, तो इसी के बारे में सारा पॉइंट है। 18 जुलाई 2026 को भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार ऑर्बिटल क्लास रॉकेट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निजी तौर पर विकसित इस ऑर्बिटल क्लास रॉकेट को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है विक्रम-1। नाम दिया गया है विक्रम-1 नाम दिया गया है। रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया और इसने कितने किलोग्राम वजन वाले पेलोड को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो इसे प्रक्षेपित लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से इसे प्रक्षेपित किया गया है। इसने कुल 6 पेलोड 450 किलोग्राम वजन के 450 किलोमीटर ऊंचाई पर लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया है। विक्रम-1 रॉकेट की इस ऐतिहासिक उड़ान को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा क्या नाम दिया गया? इसका मिशन नाम क्या है? तो मिशन नाम था मिशन आगमन। क्या नाम था? मिशन आगमन। निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करने वाला भारत, अमेरिका व चीन के बाद विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो विश्व का तीसरा देश बन गया है। मोस्ट VVI। विक्रम-1 द्वारा भेजे गए 6 पेलोड्स में मुख्य रूप से कौन से तकनीकी उपकरण शामिल थे? तो इसमें शामिल था अंतरिक्ष मलबा हटाने वाले रोबोटिक भुजाओं का प्रदर्शन करने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का एम्ब्रेस शामिल था। उसके बाद ग्रह स्पेस का ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन सोलारास शामिल था। स्काई रूट का अपना प्रायोगिक उपग्रह स्कोप शामिल था। जर्मनी के परीक्षण पेलोड तथा 32 हीरो से बना कॉस्मिक ब्लूम लोटस शामिल थे कुल 6 पेलोड्स में। नेक्स्ट है कि स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में इसरो के किन 2 पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी? तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसकी स्थापना 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका के द्वारा किया गया था। ये दोनों इसरो के कर्मचारी थे। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप कंपनी गैलेक्स आई का उपग्रह मिशन दृष्टि से संपर्क टूट गया है, तो इसके बारे में है। जुलाई 2026 में बेंगलुरु स्थित किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी के उपग्रह का धरती से संपर्क टूट गया, जिसे 3 मई 2026 को प्रक्षेपित किया गया था? तो गैलेक्स आई कंपनी का संपर्क टूट गया है। गैलेक्स आई द्वारा प्रक्षेपित इस उपग्रह का नाम क्या था, जो भारत में निजी क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा विकसित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था? तो नाम है मिशन दृष्टि। क्या नाम है? मिशन दृष्टि है उपग्रह का नाम। मिशन दृष्टि उपग्रह को किस अमेरिकी कंपनी के रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और इसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यह विश्व का पहला ऑप्टोसार उपग्रह था, जिसमें EO इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तथा SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया था मिशन दृष्टि उपग्रह में। कंपनी के अनुसार उपग्रह मिशन दृष्टि से संपर्क टूटने का प्राथमिक कारण क्या बताया गया? तो बताया गया संपर्क टूटने का कारण तेज भूचुंबकीय सौर तूफान बताया गया है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में अडानी समूह की डिफेंस फैक्ट्री हेतु भूमि पूजन किया गया है। 5 जुलाई 2026 को
एशिया के सबसे बड़े, याद रखिएगा, एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम व डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए अडानी समूह की डिफेंस फैक्ट्री का भूमि पूजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किया गया है, नेशनल हाईवे 27 के किनारे पाली गांव में। कौन से गांव में? पाली गांव में। अडानी समूह की इस डिफेंस फैक्ट्री का निर्माण किस कंपनी के नाम से किया जा रहा है? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के नाम से किया जा रहा है। लगभग 2500 करोड़ की लागत से बनने वाली इस डिफेंस फैक्ट्री में सेना के लिए मुख्य रूप से किन हथियारों का उत्पादन किया जाएगा? तो यहाँ पर एडवांस एसाल्ट राइफल्स, गोला बारूद, लाइट मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स, पिस्तौल्स, टोही व निगरानी ड्रोन्स वे मिसाइल भी बनाया जाएगा। जो मिसाइल होगा 1000 किलोमीटर की दूरी तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कि 2025-26 में देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। कितने बंद हो गए? तो टोटल आपके 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं 2025-26 में। बोला गया कि इंजीनियरिंग शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, याद रखिएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देश भर में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया है? तो टोटल 58 इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इन 58 इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था संस्थानों में योग व अनुभवी फैकल्टी का उपलब्ध ना होना और क्लास रूम्स, लेबोरेटरी जैसी सुविधाओं का निर्धारित मानकों के अनुरूप ना होना, ये सारे कमियां थी। नेक्स्ट है कि AICTI अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बंद किए गए 58 इंजीनियरिंग कॉलेजों में से सर्वाधिक कॉलेज किन दो राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 12-12 है। ठीक है, 58 जो इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने के अतिरिक्त AICTE ने देश के किस विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों में संचालित किए जा रहे 950 से अधिक पाठ्यक्रमों को भी बंद कर दिया है? इसका कारण क्या है? तो कारण है कि इन पाठ्यक्रमों का पुराना पड़ जाना, जिससे बाजार में इनकी मांग काफ़ी घट गई थी और छात्रों को रोजगार मिलने की संभावना भी कम हो गई थी। आप लोग कई बार ये सारे समस्या पढ़े होंगे इन कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार योजना के स्थान पर अन्नपूर्णा योजना। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में पहले लक्ष्मीर भंडार योजना चल रहा था, अब इसके स्थान पर अन्नपूर्णा योजना चलाया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि नारी सशक्तिकरण के लिए पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार ने पूर्व में संचालित लक्ष्मीर भंडार योजना के स्थान पर 1 जुलाई 2026 से कौन सी नई योजना शुरू की है? तो उसका नाम है अन्नपूर्णा योजना। पश्चिम बंगाल सरकार की नई अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य की सभी लाभार्थी महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जा रही है? तो प्रति माह 3000 रुपया दिया जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में इससे पूर्व संचालित लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि दी जाती थी? तो समान वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1700 रुपया दिया जाता था। जबकि अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति महीने 3000 रुपया दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 3000 प्रति माह के अतिरिक्त लाभार्थी महिलाओं को कौन सी अन्य सुविधाएं दी जा रही है? तो राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला की आयु सीमा क्या निर्धारित किया गया है? तो 25 से 60 वर्ष से निर्धारित किया गया है।
अन्नपूर्णा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सी महिलाएं जो है आपके अपात्र मानी जाएंगी, नॉट एलिजिबल मानी जाएंगी? तो कौन मानी जाएंगी? जिनके परिवार का कोई सदस्य अस्थायी सरकारी नौकरी में हो, या नियमित वेतन या पेंशन भोगी हो, या महिला या परिवार आयकर देता हो, तो उन सभी महिला जो है इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सशस्त्र बलों की महिलाओं का समुद्र प्रदक्षिणा अभियान, सशस्त्र बलों की महिलाओं का समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। तो बोला गया कि भारत की तीनों सेनाओं थल, नौ और वायु की 9 महिला अधिकारियों के संयुक्त नौकायन दल ने किस नौकायन पोत पर सवार होकर समुद्र प्रदक्षिणा अभियान पूरा किया है? तो ये किया है INSV त्रिवेणी पर सवार होकर। ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया समुद्र प्रदक्षिणा नौकायन अभियान कुल कितने नॉटिकल मील की यात्रा थी? तो 25,500 नॉटिकल मील की कुल यात्रा थी और कुल 314 दिन तक यह अभियान चलता है। 11 सितंबर 2025 को मुंबई से रवाना हुई समुद्र परिदक्षिणा अभियान का नेतृत्व किस महिला सैन्य अधिकारी ने किया था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वारुडकर के द्वारा किया गया था। समुद्र परिदक्षिणा अभियान के दौरान महिला नौकायन दल ने किन 3 प्रमुख अंतरिपों का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया है? तो लगाया है केप लिविन, केप हॉर्न तथा केप ऑफ गुड होप। ये तीनों कौन देश में हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे पूर्व मतलब कि समुद्र परिदक्षिणा से पूर्व 2017-18 में भारतीय नौसेना की 6 सदस्यीय महिला दल ने किस पोत पर सवार होकर नाविक सागर परिक्रमा अभियान शुरू किया था? तो स्वदेश निर्मित नौकायन पोत INSV तारनी पर सवार होकर, और किसके नेतृत्व में? तो लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में। 2024-25 में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने INSV तारनी पर ही कौन सा अभियान पूरा किया है? तो नाविक सागर परिक्रमा 2 पूरा किया है। ठीक है। अगर आपको प्रतियोगिता दर्पण का पिछले 15 महीने का PDF लेना है तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और टोटल 4000 क्वेश्चन है और मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। जिन्हें लगता है कि नहीं हमें केवल जनवरी से चाहिए सितंबर तक, तो वो भी इसी नंबर से संपर्क करेंगे और उन्हें भी PDF मिल जाएगा केवल 31 रुपीज़ में। साथ ही ये अपना पैकेज है, तो इस पैकेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो साल भर ये जितने भी नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। और देखिए इसका प्राइस तो 499 है, लेकिन चलिए आपके लिए इसका प्राइस किया जाता है 299। कब तक के लिए? तो ये 25 अगस्त तक के लिए, 25 अगस्त 2026 तक के लिए ये ऑफ़र आपको दिया गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सुरक्षा परिषद की द्विवार्षिक सदस्यता के लिए 9वीं बार दावेदार। भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की द्विवार्षिक अस्थायी सदस्यता हेतु कौन सी बार अपनी दावेदारी औपचारिक रूप से घोषित की है? तो 9वीं बार। कौन सी बार? 9वीं बार अपनी दावेदारी भारत के द्वारा घोषित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी की घोषणा करते हुए भारत की रणनीति किन सिद्धांतों पर आधारित बताई, जिसे शांति का नाम दिया गया है? तो जो सिद्धांत है वो तो शांति है, और शांति का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी के सिद्धांत पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन देशों की चिंताओं को प्राथमिकता देगा? तो विकासशील देशों अर्थात ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता देगा। वर्ष 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की यह दावेदारी
किस क्षेत्र से है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से है, जहां से 2 सदस्य चुने जाते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2027-28 के लिए पहले ही कौन सा देश निर्वाचित हो चुका है, जिसे 2028-29 के लिए केवल एक देश ही चुना जाएगा? या तो भारत चुना जाएगा या तो तजाकिस्तान चुना जाएगा। और भारत और तजाकिस्तान से पहले कौन चुन लिया गया है? तो किर्गिस्तान को चुन लिया गया है, क्योंकि एशिया प्रशांत से 2 देश को चुना जाना है और एक देश को चुन लिया गया है। अब इसका मतलब भारत या तजाकिस्तान में से किसी को चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सर्वाधिक 11 बार अस्थायी सदस्य रहने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो जापान के नाम है। ब्राज़ील 10 बार, अर्जेंटीना 9 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं 2 साल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिलायंस फाउंडेशन की नीता अंबानी फॉर्चून इंडिया 2026 सूची में शीर्ष पर हैं। तो जुलाई 2026 में प्रकाशित अमेरिका के प्रसिद्ध वाणिज्य पत्रिका फॉर्चून के भारतीय संस्करण फॉर्चून इंडिया 2026 की देश की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को फॉर्चून इंडिया 2026 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दूसरा और तीसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है HCL टेक की चेयरमैन रोशनी नडार मल्होत्रा को, जबकि तीसरा स्थान मिला है अपोलो हॉस्पिटल्स की जो प्रमोटर हैं रेड्डी सिस्टर्स को तीसरा स्थान दिया गया है। फॉर्चून इंडिया 2026 की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नीता अंबानी की पुत्री जिनका नाम है ईशा अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें 7वां स्थान दिया गया है। फॉर्चून इंडिया 2026 की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अन्य प्रमुख महिलाओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वाईकॉम की किरण मजूमदार और राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति को कौन सा स्थान मिला है? तो स्मृति ईरानी को 18वां स्थान, किरण मजूमदार को 6ठा स्थान, सुधा मूर्ति को 12वां स्थान मिला है फॉर्चून इंडिया 2026 में। फॉर्चून इंडिया 2026 की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ और प्रसिद्ध अभिनेत्री आलिया भट्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गीता गोपीनाथ को 33वां स्थान मिला है, जबकि जो आलिया भट्ट हैं इन्हें 32वां स्थान मिला है। ठीक है। अगला टॉपिक है कि सारनाथ के बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो जुलाई 2026 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित किस प्राचीन स्थल को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को। ठीक है। बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं दिया था। सारनाथ के बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के किस सत्र में और कहां लिया गया है? तो 19 से 29 जुलाई 2026 तक दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में संपन्न 48वें सत्र में लिया गया है। सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाला भारत का और उत्तर प्रदेश का क्रमशः कौन सा स्थल बन गया है? तो ये भारत का 45वां स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश का ये 4ठा स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। ठीक है। उसके बाद है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में टोटल तो 4 यूनेस्को स्थल है। इसमें 3 कौन कौन है जो पहले शामिल हो चुका है सारनाथ से पहले? तो आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सिकरी, ये तीनों आगरा में ही स्थित है। जबकि चौथा जो शामिल हुआ है वो आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है कि यूनेस्को द्वारा सारनाथ के बौद्ध स्थल को विरासत सूची में शामिल करने के लिए
इसके किन दो मुख्य भागों को मान्यता दी है? तो दो भाग को मान्यता दी है। पहला भाग है चौखंडी स्तूप और दूसरा भाग है सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष, जिसमें धमेक स्तूप है, धर्म राज्य का स्तूप है, मूलगंध कुटीर विहार व अशोक स्तंभ आदि शामिल है। सारनाथ स्थित चौखंडी स्तूप का बौद्ध धर्म में क्या ऐतिहासिक महत्व माना जाता है? तो यह उस स्थान का प्रतीक माना जाता है जहां भगवान बुद्ध का अपने 5 प्रथम शिष्यों के साथ मिलन हुआ था। उसके बाद है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। इस ऐतिहासिक घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वाराणसी शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2015 से ही किस विशेष श्रेणी के तहत अधिसूचित किया जा चुका है? तो इसे जो वाराणसी है उसे क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से भी लिस्ट किया गया है, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2026 के अंत तक भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 45 हो गई है। इनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो भारत में 37 स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के हैं, 7 स्थल प्राकृतिक श्रेणी के हैं और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी के हैं। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि 48वें सत्र में यूनेस्को द्वारा सारनाथ सहित विश्व के कुल 25 नए स्थलों को धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो कुल संख्या 1273 हो गई, 1273 हो गई है। यूनेस्को के 48वें सत्र में धरोहर सूची में शामिल किए गए अन्य प्रमुख वैश्विक स्थलों में ईरान का आलमुत किला और फ्रांस का कौन सा प्रसिद्ध बीच शामिल है? तो फ्रांस का नॉर्मैंडी लैंडिंग बीच शामिल है। इसके अतिरिक्त ग्रीस का माउंट ओलिम्पस, जापान की प्राचीन राजधानियां अशोका व फुजीवारा, चीन का जिंगा डेजेन हस्तशिल्प स्थल भी शामिल किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट दिया गया था प्रतियोगिता दर्पण में, जो 45 यूनेस्को स्थल भारत में है। यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो आगरा का किला है 1983 में, ताजमहल, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाएं, इसे सबसे पहले शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके सभी को पढ़ लीजिएगा। बार बार सवाल पूछा जाता है। सांची का जो स्तूप है उसे 1989 में, भीम बेटिका की जो गुफा है 2003 में, उसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में। ठीक है। ये बार बार अगर बिहार के एग्ज़ाम आप देते हैं तो बिहार का नालंदा विहार यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ था? तो 2016 में शामिल हुआ था। ये भी सवाल बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, 2016 में। ठीक है। उसके बाद है, नीचे आइए, जयपुर सिटी को 2019 में, और हाल ही में भी जो हुआ था काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना में 2021 में, हड़प्पा कालीन जो धौलावीरा है इसे 2021 में, शांति निकेतन 2023 में, और 34वां यहाँ देखिए होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक 2023 में, और अभी लास्ट में जो शामिल हुआ था ये सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल, ये भी शामिल हुए 2026 में, और मराठा मिलिट्री लैंड एस्केप्स याद होगा ये 12 गो थे, ये 2025 में शामिल होते हैं। तो ये सारे देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल आता है। और सबसे मेन है प्राकृतिक स्थल, ये कौन कौन यूनेस्को में शामिल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों असम में है, 1985 में शामिल होते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी और पश्चिमी घाट याद रखिएगा। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये 2014 में शामिल हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट है मिश्रित स्थल कौन है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है जो सिक्किम में है, 2016 में शामिल हुआ था। तो इतना ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है राज्य समाचार। तो राज्य समाचार में पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 25 से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा
इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में किस ट्रेड शो के चौथे संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। ठीक है। 6 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में स्वीकृत 3 नए निजी विश्वविद्यालयों में से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित कृषि केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर के बिल्हौर तहसील में स्थापित किया जाएगा। जबकि जो 2 विश्वविद्यालय है, एक का स्थापना गाजियाबाद में और एक का स्थापना फतेहपुर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालयों को मिली मंजूरी के पश्चात जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल आपके 52 निजी विश्वविद्यालय हो गए हैं और 38 राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित हो गए हैं। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे कि ओलंपिक्स या एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के कुल कितने खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कुल 48 पदक विजेताओं को, जिनमें 11 स्वर्ण, 14 रजत और 23 कांस्य पदक विजेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीतने वाले 11 खिलाड़ियों के लिए किन प्रमुख राजपत्रित पदों का सृजन किया गया है? तो ये किया गया है BDO किया गया है, BSA किया गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद है सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी। ये सारे पोस्ट पर जो खिलाड़ी हैं जो आपके पदक जीतते हैं उन्हें सीधे नौकरी दिया जाएगा, सीधे भर्ती किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नई स्टार्टअप नीति 2026 के अंतर्गत युवाओं को रोजगार सृजन हेतु प्रदान किए जाने वाले स्टार्टअप भरण पोषण भत्ते को 17,500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 20,000 रुपया प्रति माह कर दिया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में विख्यात शाहजहानपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने को मंजूरी प्रदान की है। तो नया नाम क्या रखा जाएगा? तो रखा जाएगा परशुरामपुरी। क्या रखा जाएगा? परशुरामपुरी रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड में आइएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य में व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे बड़े आयकर दाता कौन बन गए हैं? तो भारतीय जो क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, ये सबसे अधिक टैक्स पे किए हैं उत्तराखंड में। व्यक्तिगत तौर पर 23.84 करोड़ रुपया पे किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य में कॉरपोरेट श्रेणी में सर्वाधिक कर 13,564 करोड़ जमा करने वाली संस्था कौन सी है? तो ONGC कंपनी है। ONGC कंपनी है। 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो 2 करोड़ रुपया कर दिया है। उसके बाद राजस्थान है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के अंतर्गत राजस्थान के कोटा जिले में स्थित किस बाघ अभयारण्य के नीचे, बड़ा अच्छा सवाल है, किस बाघ अभयारण्य के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन वाली सुरंग बनाई गई है? तो ये बनाया गया है मुंकदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे। मुंकदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे यह देश की पहली ऐसी सुरंग है जो किसी बाघ अभयारण्य के नीचे बना है। भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वाधान में 23 जुलाई 2026 को राजस्थान एनर्जी समिट 2026 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है कि जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट 2026 की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई? तो निर्धारित किया गया एक्सीलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है। अब दिल्ली में चलिए।
तो दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से राहत पाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पर मौजूद शिव मूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने हेतु कितने किलोमीटर लंबी सुरंग मार्ग को मंजूरी प्रदान की गई है? तो 8.1 किलोमीटर और 6 लेन की ये सुरंग होगी। दिल्ली में शिव मूर्ति इंटरचेंज से नेल्सन मंडेला मार्ग तक बनने वाली 8.1 किलोमीटर लंबी सुरंग परियोजना के लिए सरकार द्वारा कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो किया गया है 6970 करोड़ किया गया है। इस परियोजना को 5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 26 जुलाई 2026 को भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता व पूर्व निगम पार्षद लता गुप्ता को किस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली महिला आयोग का मोस्ट VVI, अगर दिल्ली पुलिस आप दे रहे हैं तब। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध निर्मल जैन को किस आयोग का 8वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का। यह इस आयोग के पहले गैर मुस्लिम अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा कौन? निर्मल जैन। ठीक है।